थर्ड क्वेश्चन में क्या था, अगेन बेंजीन रिंग है, यहाँ पे आपका CH2OH है और यहाँ पे एक OH ग्रुप है, ठीक है, और साथ में अपन वही HCl ले रहे हैं, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, OH यहाँ पे भी है और OH यहाँ पे भी है, कौन से OH को Cl रिप्लेस करेगा, CH2 के साथ जो है, क्योंकि इसको नहीं कर सकता, यहाँ वही रेजोनेंस के कारण यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगी, है ना, इसलिए ये वाला OH नहीं हट पाएगा, ये वाला OH हट जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, वही बेंजिल टाइप का ही मिल रहा है ना, बेंजिलिक हैलोजन ही है ये भी, ठीक है। यहाँ पे आपका आ जाएगा CH2Cl एंड दिस विल बी, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या था, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन था, साइक्लोहेक्सीन है ये, ठीक है, और इसमें इस कार्बन पे आपका मिथाइल लगा हुआ है CH3, राइट, यही था क्वेश्चन, प्लस HI, ठीक है, एक तरह का एल्कीन है, यहाँ पे मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल होगा, एरो के ऊपर कोई पेरोक्साइड नहीं लिखा हुआ है, अगर एरो के ऊपर पेरोक्साइड लिखा रहता तो हम इसे एंटी मार्कोनिकॉफ से बनाते, ये मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, वो भी किस दो कार्बन को देखेगा जहां पे डबल बॉन्ड है, एक ये है कार्बन, दिस कार्बन एंड दिस कार्बन, राइट, एक दो कार्बन है जिसमें एक कार्बन में H जाएगा, एक कार्बन में, दूसरे कार्बन में I जाएगा, राइट। तो अब देखो यहाँ पे क्योंकि एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो इसमें से एक हाइड्रोजन हटा होगा, समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ज्यादा होगा, तो यहाँ पे जाएगा आपका H और यहाँ लगेगा I, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका, कैसा है, इधर आ जाएगा आपका H और इधर लग जाएगा, ठीक है, H दिखाने की जरूरत नहीं है, और घट गई मतलब यहाँ पे H आ गया, अगर अकेले एक H है मतलब वो CH2 है, पहले वो CH था, ये क्या था, दिस वाज CH, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, 3 और 1 4 बॉन्ड बन रही है, अब ऑटोमेटिकली अगर आपने यहाँ से डबल बॉन्ड हटा दी तो वो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे CH2 है, क्योंकि बाकी जगह में भी CH2 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 CH2, क्लियर है, तो ऐसा H लगाने की अलग से जरूरत नहीं है, ठीक है, तो दिस विल बी द वन आयोडो वन मिथिल साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन, अब हेक्सेन हो जाएगा ना ये, क्योंकि डबल बॉन्ड हट गई है, पहले वो साइक्लोहेक्सीन था बट अब नाउ इट इज साइक्लोहेक्सीन, ठीक है। नेक्स्ट देखो अगला फिफ्थ है ना, फिफ्थ तो हो गया होगा ना, फिंकल्सन रिएक्शन है, फिफ्थ क्वेश्चन इज फिंकल्सन रिएक्शन, सोडियम आयोडाइड लिया है, बनाया हूं शिखर, अच्छा, सोडियम आयोडाइड लिया है तो आपको वही आयोडो इथेन मिलेगा, क्या मिलेगा, आयोडो इथेन, फिंकल्स्टन, बस वो एरो में एसीटोन लिखना भूल गया है, आप लोग लिख देना पर अगर रिएक्शन पूरा लिखोगे तो, कि एसीटोन के बिना रिएक्शन नहीं होगा, बाई प्रोडक्ट नहीं, एटलीस्ट कैटलिस्ट तो लिखेंगे, वो लिखना भूल गया एक्चुअली, बुक में भी नहीं है ना, हाँ एक्चुअली कॉपी में भी नहीं है, ठीक है, क्लियर है, एक्चुअली वही पहचान है, मैं बताना यही पहचान है आपके फिंकल्स्टन रिएक्शन की, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन क्या था, ये आपका फोर्थ है, फिफ्थ मैंने डिस्कस कर लिया, सिक्स्थ क्वेश्चन देखो लास्ट, अगेन साइक्लोहेक्सीन है, ठीक है, और इसमें हमने ब्रोमिनेशन करवाया, ठीक है, अपन जब ब्रोमिनेशन पढ़ रहे थे तो वहां पे देखे थे एक आपका एलिलिक टाइप का भी हैलोजिनेशन होता है, जहां पे कार्बन, जहां पे आपका हैलोजन कहा जाएगा, इट विल गो टू द कार्बन व्हिच इज अटैच्ड टू डबल बॉन्ड, और इसकी कंडीशन अलग है ना, उसकी कंडीशन अलग थी, याद है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका कंडीशन क्या दिया हुआ है, हीट एंड सनलाइट, ठीक है, हीट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, हाँ, फिर आपका वही होता मार्कोनिकॉफ, ठीक है, एक बीआर यहाँ चले जाता, एक बीआर यहाँ जाता, ठीक है, बट यहाँ पे क्या होने वाला है, आपका एलिलिक कार्बन में इसको कुछ नहीं होगा, ये डबल बॉन्ड अभी ऐसी ही रहेगी, अनलाइक हियर जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड हट गई थी ना, क्योंकि एडिशन रिएक्शन हुआ था, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे आपका एक यहाँ पे ब्रोमीन लग जाएगा, और चाहो तो बाई प्रोडक्ट लिख सकते हो HBr, ठीक है, हाँ यहाँ भी रख सकते हैं, चले एक ही मतलब है, तो क्लियर है, ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चन थे हमारे 10.5 के। नाउ विल स्टार्ट विद फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोअरीन्स, ठीक है, तो हेडिंग डाल लो फिजिकल प्रॉपर्टीज, इतना प्रिपरेशन है, ठीक है, हेलोअरीन्स में सैंडमेयर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसका फिंकल्स्टन हो गया, मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शन, एंटी मार्कोनिकॉफ,
ये सब याद रखेंगे, ठीक है। एट द एंड हम पूरा समरी बनाएंगे चैप्टर का, ठीक है। एक क्लास अपन पूरी समरी पढ़ेंगे चैप्टर का पूरा, ये पूरा बोर्ड भर दूंगा मैं, आप लोग नोट भी कर लेना उसको। वो एक तरह का रिवीजन टाइप का नोट हो जाएगा, और ऐसा ही रिवीजन आप लोग नोट्स हर बाकी 3 चैप्टर के भी बनाओगे, ठीक है। चलो हेडिंग डाल लेना, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। ये 3 चीजों में हमको ना एक्चुअली हर चैप्टर में फोकस करना है, प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो प्रिपरेशन में हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स रिएक्शन के राइट हैंड साइड में थे, क्योंकि उनको बना रहे थे, तो ऑब्वियसली वो राइट हैंड साइड में दिखेंगे ना हमें। प्रिपरेशन में हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स वर सीन इन द राइट हैंड साइड ऑफ द रिएक्शन। मैं जो बोल रहा हूं समझ रहे हैं। पर जब हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे ना, केमिकल प्रॉपर्टी, दे विल बी इन द लेफ्ट हैंड साइड, मतलब वो रिएक्टेंट साइड में होंगे। अभी तक वो प्रोडक्ट साइड में थे क्योंकि उनको बनाया जा रहा था। अब उनकी प्रॉपर्टी जब पढ़ेंगे कि वो कैसा रिएक्शन करते हैं, तो वो लेफ्ट साइड में रहेंगे, दे विल बिहेव लाइक अ रिएक्टेंट, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी बात है, जब भी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे ना, हम कुछ पॉइंट्स में डिस्कशन करेंगे, जैसे कि उस पर्टिकुलर कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है ना, उसकी सॉल्युबिलिटी कैसी है, इज दैट पर्टिकुलर कंपाउंड सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम। विल टॉक अबाउट इट्स डेंसिटी, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज में विल टॉक अबाउट रिएक्शंस, उनके कॉम्पोजिशन की बात करेंगे, ठीक है। ओके, तो फिजिकल प्रॉपर्टी का पहला लिख लेना, फिजिकल स्टेट, कलर एंड ओडर। पहला फर्स्ट पॉइंट रहेगा फिजिकल स्टेट, whether they are solid, liquid और गैस, वो फिजिकल स्टेट हो गई उनकी। फिर कलर एंड ओडर, फिजिकल स्टेट, कलर एंड ओडर, ठीक है। इसमें हाइफन डाल के लिखना, लोअर हालाइट्स, लोअर हालाइट्स, लोअर हालाइट्स। व्हेन आई से लोअर हालाइट्स मतलब 1-2 कार्बन वाले हालाइट्स, जैसे मिथिल वाला हो गया, इथिल वाला हो गया, ये सब आपके लोअर हालाइट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो लोअर हालाइट्स आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर, आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर, gases are gases at room temperature। इसका क्या मतलब हुआ कि छोटे हालाइट्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होगा। देखो, एक हेलो एल्केन का मॉलिक्यूल दूसरे हेलो एल्केन के मॉलिक्यूल से वॉन डेर वाल्स फोर्स से अट्रैक्टेड होगा। एक हेलो एल्केन का मॉलिक्यूल, यानी कि एक आप मान लो, एक आपके पास CH3Cl है। We are not talking about the bond between C and Cl. We are talking about the connection between one CH3Cl and another CH3Cl, और इसका कनेक्शन एक और एक Cl के साथ। ये को डिसाइड करेगा ना इनका स्ट्रेंथ, कि ये लिक्विड होंगे, कि ये सॉलिड होंगे, कि ये गैस होंगे। आपने पढ़ा है 9th क्लास में कि अगर मॉलिक्यूल्स के बीच की इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत ज्यादा है, दे विल बी कैटेगराइज्ड एज गैसेस। अगर वो स्पेसेस कम है तो दे विल बी कैटेगराइज्ड एज लिक्विड, और अगर स्पेस ना के बराबर है दे विल बी कैटेगराइज्ड एज सॉलिड। ये जो वॉन डेर वाल फोर्स होता है, इसके और इसके बीच में वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो कि बहुत मैग्नीट्यूड वाइज बहुत वीक होता है। हाँ, बट इसका मैग्नीट्यूड बढ़ सकता है अगर ये मॉलिक्यूल्स का साइज बढ़े। एक्चुअली वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डिपेंडेंट अपॉन मास और साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल जितना बड़ा होगा उसका वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा। अब ये तो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, हमने लिखा ना लोअर एल्किल हालाइड्स। लोअर एल्किल हालाइड्स के मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे होंगे, इनके बीच में वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होगा। इनके बीच में याद रखना हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगी, बिकॉज क्लोरीन है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ क्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ ही बनाता है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? जो छोटे हैं साइज में, इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, ऑल 3 आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसमें क्लोरीन सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आपका नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अल्टीमेटली तीनों हाइड्रोजन से तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, राइट। और साइज में भी उतने ज्यादा बड़े नहीं है। कहने को तो क्लोरीन भी आपका हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट साइज में थोड़ा बड़ा हो गया, इसलिए वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगी। Getting what I'm saying?
ना, तो इनके बीच में एक ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच इंक्रीजेस विद साइज। तो जब हम फिजिकल स्टेट की बात करेंगे ना, तो हम ऐसा लिखेंगे कि लोअर अल्किल हैलाइड्स गैसियस नेचर के हैं और हायर वाले लिक्विड्स और सॉलिड्स होंगे। जैसे जैसे एल्किल का साइज बढ़ेगा उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, स्पेस ऑटोमेटिकली कम होती जाएगी, तो वो सॉलिड्स लिक्विड्स की कैटेगरी में आते जाएंगे। क्लियर है? वही लिख रहे हैं अपन, लोअर अल्किल हैलाइड्स यानी कि मिथिल इथिल वाले है ना, आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर्स, whereas higher compounds are either liquids or solids. Higher compounds are either liquids or solids. Higher compounds are either liquids or solids. ठीक है, हमने ऊपर कलर भी लिखा है ना, तो कलर के लिए भी लिख लेना, अल्किल हैलाइड्स आर कलरलेस व्हेन प्योर। Alkyl halides are colorless when pure. ठीक है, और एक लाइन उनके ऑर्डर पे भी लिख लेना, स्मेल उनकी कैसी है। तो मेनी वोलेटाइल हैलोजन कंपाउंड्स, मेनी वोलेटाइल हैलोजन कंपाउंड्स, मेनी वोलेटाइल, वोलेटाइल मतलब जो इवेपोरेट हो सकते हैं, है ना, उन्हीं का तो स्मेल आएगा ना आपको। जो वोलेटाइल नेचर के नहीं उनका स्मेल भी डिफ्यूज होकर आप तक नहीं पहुंचेगा, राइट। तो मेनी वोलेटाइल हैलोजन कंपाउंड्स हैव स्वीट स्मेल, हैव स्वीट स्मेल, हैव स्वीट स्मेल। ठीक है, ये पहला फिजिकल प्रॉपर्टी। और सेकंड लिखना, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। आप लोग लिख रहे हैं माही, वंशिका, सान्या, तो ये कहना मतलब दोनों एक साथ पढ़ रहे हैं, तो दोनों में सेम सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज, हाँ सेम है। जो कुछ अलग होगा मैं लिखवाऊंगा, जैसे ऑर्थोमेटा पैरा का कुछ अलग रहेगा तो मैं लिखवाऊंगा उसके साथ, वरना ये कंबाइन फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं अपन एक साथ। ठीक है, सेकेंड आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, अब देखो अगर इनका फिजिकल, इनका बॉइलिंग पॉइंट में अगर इनके पेरेंट एल्केन से कंपेयर करो, पेरेंट एल्केन मतलब जिस एल्केन से ये बने, जैसे मिथिल क्लोराइड या क्लोरोमिथेन किससे बना होगा, मीथेन से। क्लोरो इथेन किससे बना होगा, इथेन से, वो उसका पेरेंट है ना। उसी में आपने जब फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन करवाया तब क्लोरोमिथेन बना होगा या क्लोरो इथेन बना होगा, राइट। तो अपने पेरेंट एल्केन से हेलो एल्केन मास में ज्यादा होंगे, आया ना, मास में, अपनी अबाउट मास, क्योंकि मीथेन में तो सिर्फ कार्बन के अराउंड एच 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 है, बट क्लोरोमीथेन में 3 एच है और एक क्लोरीन है जिसका मास एच से तो ज्यादा है। तो क्लोरोमीथेन इन इन टर्म्स ऑफ मास अपने पेरेंट एल्केन से हैवी होगा। समझ रहे इस बात को? अब बॉइलिंग पॉइंट में भी ना वॉन डेर वाल्स फोर्स विल प्ले अ वाइटल रोल, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट किसी का अगर कम है, बॉइलिंग पॉइंट अगर किसी लिक्विड का कम है, इसका मतलब क्या है कि उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, तभी तो बॉइलिंग पॉइंट कम है ना। बॉइलिंग का मतलब क्या होता है, अ लिक्विड व्हेन बॉइल्स कन्वर्ट्स इनटू वेपर, तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटता है ना। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? ये रहा लिक्विड का एक मॉलिक्यूल, ये रहा लिक्विड का दूसरा मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। बट अगर वीक अट्रैक्शन है तो कम टेम्परेचर पे ही ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाएगा और ये गैस की तरह एस्केप हो जाएगा। ये होता है बॉइलिंग में। तो जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, मानते हैं। और किसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, जो छोटे मॉलिक्यूल। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ रही है, जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ेगी बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है। समझ रहे हैं? लिखना है इसके बारे में। हाँ, since halogen compounds are polar in nature, since halogen compounds are polar in nature,
पोलर इन नेचर, ये हमने पढ़ा था, सी बॉन्ड एक्स का नेचर पढ़े थे ना, नेचर ऑफ सी बॉन्ड एक्स किस टाइप की बॉन्ड थी, कोवेलेंट बॉन्ड तो है क्योंकि कार्बन बनाना तो कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाएगा, बट किस टाइप की कोवेलेंट बॉन्ड थी, पोलर। ये भी एक फैक्टर है इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने का। डाइपोल्स हो गए ना, एक CH3Cl एक डाइपोल की तरह होगा, ये भी एक डाइपोल होगा, राइट। तो ये दोनों भी आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और वो एक दूसरी तरफ अगर मैं CH4 ले लूं, यहाँ पे कोई डाइपोल नहीं है, तो इनका अट्रैक्टिव फोर्स वीक होगा, इनका अट्रैक्टिव फोर्स थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर होगा, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। समझ रहे हैं? भले दोनों गैस है, ये भी गैस है रूम टेम्परेचर में, ये भी गैस है रूम टेम्परेचर में। हाँ, बट चारों तरफ हाइड्रोजन ही है ना, यहाँ पे किसी को भी पार्श, देखो ये कार्बन तो चारों तरफ से हाइड्रोजन से घिरा हुआ है। हाँ, ठीक है, लिखो। तो क्या लिखे हैं, सिंस halogen compounds are polar in nature and also they have higher molecular mass, and also they have higher molecular mass, also they have higher molecular mass as compared to their parent alkane, as compared to their parent alkane, as compared to their parent alkane. The intermolecular forces of attraction, the intermolecular forces of attraction, the intermolecular forces of attraction, the intermolecular forces of attraction are stronger in halogen derivative. The intermolecular forces of attraction are stronger in halogen derivative. Are stronger in halogen derivative. That is why the boiling points, that is why the boiling points, that is why the boiling points of chloride, bromide, iodide, of chloride, bromide, iodides are higher than those of their parent alkane, those of their parent alkane, those of their parent alkane, those of their parent alkane. ठीक है, ये तो बात हो गई एल्केन वर्सेस हेलो एल्केन, एल्केन वर्सेस हेलो एल्केन की बात हो गई कि हेलो एल्केन्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी इनका ज्यादा होगा, मतलब Rx का बॉइलिंग पॉइंट RH से ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? Rx का मतलब क्या है, हेलो एल्केन, और RH का मतलब क्या है, एल्केन। दिस इज हेलो एल्केन एंड दिस इज एल्केन। तो अपने पेरेंट एल्केन से हेलो एल्केन का मास भी ज्यादा है, अट्रैक्टिव फोर्स भी ज्यादा है, और इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है। समझ गए? अब हम बात करेंगे कि अल्किल ग्रुप सेम है बट हालाइड ग्रुप अलग अलग है। RI है, RBr है, RCl है, तो इनमें किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा? सेम ग्रुप है सबके पास, R लेट्स से CH3 है, अब आयोडीन बड़ा है, ब्रोमीन उससे छोटा है, क्लोरीन और छोटा है। अगेन साइज का डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे, लिखना नीचे, नेक्स्ट पैराग्राफ करके लिखना, क्योंकि इस पैराग्राफ में हमने सिर्फ इन दोनों को कंपेयर किया है। ठीक है, अब हम आपस में कंपैरिजन करेंगे हेलो एल्केन्स का ही। ठीक है, लिखना इसमें नीचे, द अट्रैक्शन गेट्स स्ट्रॉन्गर, द अट्रैक्शन गेट्स स्ट्रॉन्गर, the attraction gets stronger as the molecules are bigger in size. समझ रहे हैं इस चीज को? Attraction gets stronger as the molecules get bigger in size. Full stop. For the same alkyl group, for the same alkyl group, for the same alkyl
group, the boiling point of haloalkanes for the same alkyl group, the boiling points of haloalkanes decreases in the order ये लिख लेना। अल्किल ग्रुप सबका सेम है, इससे मैंने आर लिख लिया सब में, ठीक है। फॉर द सेम अल्किल ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलोअल्केन्स डिक्रीजेस इन द ऑर्डर लाइक दिस। आयोडीन सबसे बड़ा है, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, सबसे छोटा फ्लोरीन, तो इसका भी सबसे बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब एक काम करते हैं, उल्टा करते हैं, अल्किल ग्रुप को बढ़ाते हैं, हैलोजन को कांस्टेंट रखते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया था, अल्किल को कांस्टेंट रखा था, हैलोजन चेंज करके देखिए कि क्या फर्क पड़ेगा बॉइलिंग पॉइंट में। अब हम हैलोजन को सेम रखते हैं, कोई भी एक हैलोजन पकड़ लेते हैं और अल्किल ग्रुप को बढ़ाते हैं, मिथिल, इथिल, प्रोपिल, ब्रोमिल, ब्यूटिल, ऐसा चारों का चेक करते हैं, ठीक है। तो अगला लाइन लिखना, हाँ कौन सा, वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को ज्यादा तेजी से पकड़ के रखता है ना, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट इसी में ही लिखेंगे, फॉर द सेम हैलोजन एटम, 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 द बॉइलिंग पॉइंट increases with for the same halogen atom, boiling points increases with increase in the size of alkyl group। मुझे लगता है ये समझाने की जरूरत नहीं है, हाँ अगेन साइज बढ़ रहा है, मास भी बढ़ रहा है। For the same halogen atom, the boiling point increase with increase in the size of alkyl group। क्लियर है लाइन सबको? देखो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन कैसा आता है हम आगे देखेंगे। आपको 4 टाइप के हैलोजन्स दे देगा, हैलोअल्केन्स, 4 हैलोअल्केन दे देगा, बोलेगा अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे। पहले चेक कर लेना कि हैलोजन्स अलग अलग तो नहीं है, अल्किल ग्रुप सेम है तो ये वाला फॉलो करेंगे अपन। फिर देखना अगर अल्किल आपका हैलोजन सेम है बट अल्किल ग्रुप अलग अलग है तो ये वाला फॉलो करेंगे कि जिसका अल्किल ग्रुप बड़ा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जिसका अल्किल ग्रुप छोटा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि अल्किल ग्रुप हमेशा स्ट्रेट लाइन में ना हो, कुछ ब्रांचिंग भी हो सकती है। भले दोनों के पास 4-4 कार्बन है, आपके अल्किल ग्रुप के पास भी 4 कार्बन है, आपके अल्किल ग्रुप के पास भी 4 कार्बन है, पर आपके अल्किल ग्रुप में ब्रांचिंग है, 3 स्ट्रेट लगे हैं, चौथा ब्रांच में है, और आपके अल्किल ग्रुप में चारों स्ट्रेट लाइन में लगे हुए हैं, तो दोनों का सरफेस एरिया अलग अलग होगा। सरफेस एरिया आपके कंपाउंड का अलग होगा, आपके कंपाउंड का सरफेस एरिया थोड़ा छोटा हो जाएगा। एक सर्कल का, एक स्फीयर का सरफेस एरिया सबसे कम होता है, जब उसको खोल दोगे सर्कल को तो वो चौड़ा हो जाएगा ना, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, समझ रहे ना। तभी तो हम बोलते हैं कि पानी की बूंदें स्फेरिकल क्यों होती है, क्योंकि वो उनका टेंडेंसी होता है स्मॉल सरफेस एरिया बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन एक प्रॉपर्टी होती है लिक्विड की जो उसको अंदर की तरफ खींचती है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई चीज सरफेस में अट्रैक्ट होती है, उसका कारण होता है ना कि सरफेस में फोर्सेस अलग होते हैं। अगर आप एक पानी का जार लेते हो तो पानी के जार के अंदर के जितने भी पानी के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें अट्रैक्शन कैसा होता है, चारों तरफ से अट्रैक्शन होगा। बट जो मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर है उसको तो सिर्फ नीचे से अट्रैक्शन हो रहा है ना, उसके ऊपर तो कोई मॉलिक्यूल है ही नहीं, तो वो ऊपर वाली चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, बिकॉज सारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नीचे की तरफ ही होंगे, कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऊपर की तरफ नहीं है, क्योंकि उसके लिए कोई मॉलिक्यूल ऊपर है ही नहीं। समझ रहे हैं? इसको टेंशन बोलते हैं, सरफेस टेंशन, सरफेस का टेंशन फोर्स, समझ रहे हैं? तो आपका ब्रांचिंग के समय सरफेस एरिया कम हो जाता है तो अट्रैक्टिव फोर्स भी कम हो जाएगा, क्योंकि साइज कम हो जाएगा। सरफेस एरिया कम मतलब साइज कम, साइज कम मतलब वॉन डेर वाल्स फोर्स कम, और वॉन डेर वाल्स फोर्स का मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट कम। समझ रहे हैं? तो अगला पॉइंट अपना वही है कि चेन स्ट्रेट चेन है कि ब्रांचेस, उसके अकॉर्डिंग हमारा सरफेस एरिया चेंज होगा। लिखो अगला पॉइंट। ये वाला पॉइंट सबको क्लियर है? इसका मैं कुछ एग्जांपल नहीं लिखवा रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ ऑर्डर नहीं लिखवा रहा हूँ कि अल्किल ग्रुप बढ़ते जा रहा है, हाइड्रोजन सेम है, तो विद द इंक्रीज इन द साइज ऑफ अल्किल ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस।
ठीक है, अगला पॉइंट लिखना, फॉर आइसोमेरिक एल्किल हैलाइड। आइसोमेरिक एल्किल हैलाइड समझते हैं ना? हाँ, ये थर्ड पॉइंट जो अपन लास्ट क्लास में पढ़े थे ना, आप लोग को अलग अलग बताना था कि किसका मोनोमेरिक होगा, मतलब किसका एक ही अल्किल हैलाइड बनेगा, किसमें एक से ज्यादा अल्किल हैलाइड बन सकते हैं, उनको अपन आइसोमेरिक अल्किल हैलाइड बोलते हैं। फॉर आइसोमेरिक अल्किल हैलाइड, आइसोमेरिक अल्किल हैलाइड का क्या मतलब है, फिर से समझना जिनको समझ में नहीं आया। जैसे CH3Cl ना आइसोमेरिक अल्किल हैलाइड नहीं है, क्योंकि किसका आइसोमर पॉसिबल ही नहीं है, इसका एक और स्ट्रक्चर नहीं बना सकते आप, नहीं बना सकते ना। आप कोई भी हाइड्रोजन की जगह पुटअप कर दो Cl को, द स्ट्रक्चर विल बी सेम, आप यहां भी रख दो, यहां रख दो, यहां रख दो, एक ही जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, नाम भी उसका एक ही होगा, क्लोरोमीथेन। द सेम गोज विद क्लोरोइथेन आल्सो, क्लोरोइथेन का भी कोई आइसोमर नहीं बन सकता। तो अपन अभी जो लिखे हैं उस लाइन का मतलब समझ गए ना, फॉर आइसोमेरिक हेलोएल्केन, हाँ इसका आइसोमर बन सकता है, दो स्ट्रक्चर बन सकते हैं। दिस इज 2 क्लोरोप्रोपेन, क्या है ये 2 क्लोरोप्रोपेन है ये, अगर मैं क्लोरीन यहां लगा दूं तो ये 1 क्लोरोप्रोपेन बन जाएगा, तो इसके आइसोमर पॉसिबल है। तो हम आइसोमेरिक हेलोएल्केन की बात कर रहे हैं अब, ठीक है। चलो, फॉर आइसोमेरिक अल्किल हैलाइड्स या हेलोएल्केन, दोनों वर्ड समझ में आ रहा है ना? मैं कई बार अल्किल हैलाइड बोल रहा हूं, मतलब वो कॉमन नेम है, और अगर मैं हेलोएल्केन बोलता हूं तो वो IUPAC नेम है। दोनों का मतलब वही है, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, समझ रहे हैं ना? ओके, फॉर आइसोमेरिक अल्किल हैलाइड द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद ब्रांचिंग, द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद ब्रांचिंग। वंशिका, माही, सानिया फॉलो कर रहे हो? यस सर। फॉर आइसोमेरिक अल्किल हैलाइड्स, देखो एक एक वर्ड का मतलब समझ में आना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर इसका मतलब क्या हुआ। आइसोमेरिक अल्किल हैलाइड समझ गए ना सभी? ऐसे अल्किल हैलाइड्स जिनके आइसोमर्स पॉसिबल हैं, ठीक है, जिनका आप एक से ज्यादा स्ट्रक्चर लिख सकते हो, उसको अपन आइसोमर्स बोलते हैं, ठीक है। तो फॉर आइसोमेरिक अल्किल हैलाइड्स द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद ब्रांचिंग। This is due to the reason that 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 with branching the surface area decreases. 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 And hence van der Waals force of attraction decreases. And hence van der Waals force of attraction decreases. ये रीजंस बहुत इंपॉर्टेंट है, गिव रीजन करके आपकी एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो इन्हीं फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही है। विद ब्रांचिंग decreases, हाँ, and hence the magnitude of या hence the van der Waals force of attraction decreases, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट भी आपका डिक्रीज होगा, ठीक है, क्लियर है सबको? ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट सुन लो, ये भी बट ऑब्वियस सा पॉइंट है। आपके पास है क्लोरोमीथेन, जय के पास क्लोरोमीथेन है और अक्षिता के पास डाइक्लोरोमीथेन। क्या अंतर है दोनों में? नहीं, अंतर क्या है? आपका एक मोनोहाइड्रोजन कंपाउंड है, आपका एक डाइहाइड्रोजन कंपाउंड है, और फिर पीछे से आगे पॉजिटिव आ गया कि मेरे पास तो क्लोरोफॉर्म है, आई हैव अ ट्राइक्लोरोमीथेन। तो अब तीनों में साइज में डिफरेंस है, मास में डिफरेंस है, तो वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ट्राइक्लोरोमीथेन का ज्यादा होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी उसका ज्यादा होगा। तो ये एक और आपका वो हो गया, एक और ऐड ऑन, अगर इस टाइप का आपका कंपाउंड्स दिया तो आप उसको भी अरेंज कर पाओगे इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये हो जाएगा क्या? ये लिखवा दूं एक लाइन, देखो, बॉइलिंग पॉइंट increases as the number of halogen atom increases, बस इतना ही लिखना। boiling point increases as the number of halogen atoms increases, as the number of halogen atom increases, ठीक है। Now the same rule goes with arenes also.
ये सब अपन हेलो अल्केन अल्किल हैलाइड बोल बोल के लिखे है ना, यही सेम चीजें आपकी हेलो अरीन्स के लिए भी एप्लीकेबल है। मतलब मेरे पास है आयोडोबेंजीन, आपके पास है ब्रोमोबेंजीन, आपके पास है क्लोरोबेंजीन, तो मेरा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, समझ रहे हैं? ठीक है, बस थोड़ा सा अंतर कहाँ आएगा, डाई हेलोजन वाले में। देखिए डाई हेलोजन में एक का ऑर्थो बन सकता है, एक का मेटा बन सकता है, एक का पैरा भी बन सकता है, तो यहाँ पे थोड़ा बॉइलिंग पॉइंट पे डिफरेंस आएगा, तो एक पॉइंट अपन उसके लिए लिख लेते हैं। बाकी सारे पॉइंट्स हेलो अरीन्स के लिए भी सेम है। एक बार रीड करो आप लोग, पॉइंट एक बार सुनना। पहला पॉइंट है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो अरीन्स आर नियरली द सेम एज द हेलो अल्केन्स विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर उसके पास भी 6 एटम है, इसके पास भी 6 एटम है कार्बन के, और सेम हैलोजन है, तो बॉइलिंग पॉइंट लगभग सेम रहेगा, पहला पॉइंट। दूसरा है अरील ग्रुप सेम है बट हैलोजन का साइज बढ़ता जा रहा है, वही आयोडो ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो, तो साइज बढ़ रहा है ना, मतलब कम हो रहा है, सॉरी, तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा। फिर फॉर द सेम हैलोजन एटम, जैसे अपन ने यहाँ किया था ना इसके बाद वाले के लिए, कि हैलोजन एटम सेम था बट अल्किल ग्रुप बढ़ रहा था, तो फॉर द सेम हैलोजन एटम मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज एज द साइज ऑफ अरिल ग्रुप इंक्रीजेस। सेम वहां पे अल्किल ग्रुप इंक्रीज लिख रहे थे, यहाँ पे अरिल ग्रुप इंक्रीज लिखेंगे, क्लियर है? और लास्ट पॉइंट वो जो ऑर्थो मेटा पैरा वाला उसको लिखते हैं, चलो। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक, ये भी तो आइसोमर्स ही होंगे ना, ऑर्थो मेटा पैरा भी तो आइसोमर्स है ना, क्या बोलते हैं? जैसे हम एलिफैटिक के लिए एन आइसोनियो बोलते हैं, एन आइसोनियो बोलते हैं, वैसे ही आपके हेलो अरीन्स के लिए ऑर्थो मेटा पैरा आर द आइसोमर्स, क्योंकि सब में आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है ना। ये बेंजीन रिंग है, मान लो यहाँ एक क्लोरीन है, यहाँ एक क्लोरीन है, दिस इज ऑर्थो। अगर ये क्लोरीन यहाँ आ जाएगा तो वो मेटा हो जाएगा, और अगर ये क्लोरीन यहाँ आ जाएगा तो पैरा हो जाएगा। तो तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, तो दीस थ्री आर आइसोमर्स, राइट? बोल सकते हैं तीनों को आइसोमर्स, ऑर्थो मेटा पैरा को। देखिए द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक डाइहेलोबेंजीन्स, समझ आ रहा है एक वर्ड? द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ आइसोमेरिक डाइहेलोबेंजीन्स, या एरीन्स भी लिख सकते हो, डाइहेलो अरीन्स भी लिखा जा सकता है, ठीक है? ओके, आर नियरली द सेम, आर नियरली द सेम, बॉइलिंग पॉइंट में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आर नियरली द सेम, but their melting points are different, their melting points are different, melting points are different। अब देखो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है, एक सॉलिड मेल्ट हो रहा है ना, एक सॉलिड किस टेम्परेचर पे मेल्ट हो रहा है, जैसे आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री, राइट? तो एक सॉलिड अगर बहुत अच्छे से अरेंज्ड है ना, सॉलिड बहुत अच्छे से अरेंज्ड है, तो उनको जल्दी से पिघला पाना भी मुश्किल है, मतलब उनका मेल्टिंग पॉइंट अच्छा होगा, मतलब हायर होगा। और अगर एक सॉलिड अच्छे से टाइटली पैक्ड नहीं है, थोड़ा सा अनसिमेट्रिकल टाइप का सॉलिड है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं होंगे मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है? देखो इसका नीचे, जनरली द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा आइसोमर, जनरली द melting point of para isomer, generally the melting point of para isomer, para मतलब कौन सा होता है, इसके जस्ट ऑपोजिट वाला यहाँ पे है, ठीक है? para isomer is always higher, generally the melting point of the para isomer is always higher than that of ortho and meta, than that of ortho and meta, ortho and meta, है ना? अब उसका रीजन है कि इसका स्ट्रक्चर, पैरा वाले का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो थोड़ा सिमेट्रिकल होता है। क्या होता है ये? सिमेट्रिकल। तो जो क्रिस्टल लैटिस जो बनते अपन पढ़े ना, सॉलिड स्टेट में क्रिस्टल लैटिस वर्ड सुने थे ना, कि छोटे छोटे यूनिट सेल्स आपस में जब कंबाइन करते तो दे फॉर्म अ कंप्लीट सॉलिड, जिसको हम क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। जैसे एक क्यूब है, वो यूनिट सेल, इस क्यूब को आप चारों तरफ बढ़ाते जाओ, सामने भी, आजू में भी, बाजू में भी, पीछे भी, ऊपर भी, नीचे भी, चारों तरफ बढ़ा रहा हूं मैं, तो अल्टीमेटली एक बड़ा सा लैटिस बन जाएगा। और ये क्योंकि क्यूब आपके सारे सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं, तो ये जो क्रिस्टल लैटिस बनेगा, ये
इसका जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा मॉलिक्यूल के बीच में वो स्ट्रॉन्गर होगा, समझ रहे हैं, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। इन द सेम वे पैरा वाला बिकॉज ऑफ इट्स सिमेट्रिसिटी ये एक अच्छा क्रिस्टल लैटिस बनाएगा सॉलिड, तो इसका इसलिए मेल्टिंग पॉइंट भी ऑर्थो पैरा से ऑर्थो मेटा से ज्यादा होगा। तो इसका रीजन लिख लो। This is due to the reason that this is due to the reason that this is due to the reason that अब मैं जब पैरा मेटा ऑर्थो बोलता हूं तो P लिखा करो ना, पैरा आइसोमर P स्लैश सॉरी डैश आइसोमर, पैरा आइसोमर is more symmetrical and hence its molecule pack closely. Para isomer is more symmetrical and hence its molecules pack closely in the crystal lattice. As a result, full stop डाल के, as a result, the intermolecular forces of attraction are stronger. As a result, the intermolecular forces of attraction are stronger. And hence, para isomer melts at a higher temperature. Forces of attraction are stronger क्योंकि सिमेट्रिसिटी के कारण उसका पैकिंग अच्छे से होगा, तो पैकिंग अच्छे से होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी स्ट्रॉन्गर होगा। ठीक है, क्लियर है? कौन सा? वो तो आपको तीनों दिखेंगे, मतलब आप दोनों के साथ ऐसे आप करते हो तो ये भी इसका लाइन ऑफ सिमेट्री ये होगा, बट जब पैकिंग होती है ना तो पैकिंग होते समय ये स्ट्रक्चर ज्यादा अच्छे से, क्योंकि ये पैक इस तरीके से होंगे ना तो उस समय ये वाला सिमेट्रिसिटी ज्यादा एप्लीकेबल होगा इन कंपैरिजन से देखा गया है, मतलब ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, लेकिन जितनी भी केमिस्ट्री ये सब ऑब्जर्वेशन नहीं है ना, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट्स। हां वॉइड्स भी कम बनेंगे, वही तो वॉइड्स कम बन रहे मतलब अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है, वो सेल्स 2 यूनिट सेल ज्यादा पास है अगर वॉइड्स कम है तो। ये हो गया आपका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। ठीक है, एक और पॉइंट लिखना, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो जिसका मास ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। तो अगर अपन वही बात करेंगे, अल्किल ग्रुप सेम है, एक आयोडीन है, एक ब्रोमीन है, एक क्लोरीन है, क्लोरीन है, तो आयोडीन वाले का मास ज्यादा होगा। ठीक है, तो उसका डेंसिटी ज्यादा होगा। तो लिखना, मतलब फ्लोराइड्स और क्लोराइड्स थोड़े लाइटर होंगे। क्या होंगे? दे विल बी लाइटर देन ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स। ठीक है, तो लिखना इसका डेंसिटी हाइफन डाल के, alkyl fluorides and chlorides are generally lighter whereas bromides and iodides and also polyhalides का भी तो मास ज्यादा होगा ना, 2 क्लोरीन है या 2 ब्रोमीन है या 2 आयोडीन है, polyhalides are heavier, bromides, iodides and polyhalides are heavier। ठीक है, पर अब ऐसा मत सोचना कि मास बढ़ेगा, मतलब आप सोचो कि अगर अल्किल ग्रुप बढ़ेगा तो भी डेंसिटी बढ़नी चाहिए, तो नहीं होगा, क्योंकि अल्किल ग्रुप अगर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी तो बढ़ रहा है, साइज भी तो बढ़ रहा है ना, और डेंसिटी सिर्फ और सिर्फ मास पे डिपेंड नहीं करती है, इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन वॉल्यूम, दैट टू इनवर्सली। साइज बढ़ेगा तो डेंसिटी कम भी होगी, भले साइज बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है, बट साइज बढ़ने के कारण आपका वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ा तो डेंसिटी कम भी होगी। तो अमंग अल्किल हैलाइड्स, नेक्स्ट लाइन में लिखना, अमंग अल्किल हैलाइड्स, जितने भी अल्किल हैलाइड बनेंगे, अमंग अल्किल हैलाइड्स
मिथिल आयोडाइड हैज द हाईएस्ट डेंसिटी। आयोडाइड एक तो हाइड्रोजन बड़ा है, मास ज्यादा है, और साइज उतना ज्यादा नहीं है जितना बाकियों का है, ठीक है। अमंग अल्किल हालाइड मिथिल आयोडाइड हैज द हाईएस्ट डेंसिटी, ठीक है। और एक लाइन और लिखना बस इसके बारे में, as the size of alkyl halides या alkyl group increases, as the size of alkyl group increases, as the size of alkyl group increases, density decreases, density decreases, density decreases, ठीक है। तो ये साइज बढ़ेगा तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, और पहले हम पढ़े कि सरफेस एरिया बढ़ने से डेंसिटी भी अफेक्ट होगी। पहले पढ़े हैं सरफेस एरिया बढ़ने से उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ा है और इसलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट बड़ा है, ऐसा लिखे कि सरफेस एरिया कम हुआ या सरफेस एरिया बढ़ा, सॉरी सरफेस एरिया बढ़ेगा तो आपका क्या हो जाएगा, वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। डेंसिटी तभी तो डेंसिटी नहीं कम, इसमें डेंसिटी का कोई चेंज इसमें क्या बोला था? तो वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, साइज बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम और मास का रेशियो सेम ही बढ़ रहा है ना, सम है तो इक्वल होना चाहिए ना। नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब मास उस रेट से नहीं बढ़ रहा होगा जितना रेट से साइज बढ़ रहा है। तो इसलिए अपन बोल रहे हैं कि हायर अल्किल हालाइड्स की डेंसिटी कम होगी, साइज ज्यादा रेशियो में बढ़ रहा होगा इन कंपैरिजन टू मास, इसलिए अल्किल हालाइड्स हायर वालों की डेंसिटी कम होती जाएगी। इसे तो लिखिए कि जितने भी अल्किल हालाइड आप लिख लो उसमें सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला मिथिल आयोडाइड है, ठीक है। चलो लास्ट अपन सॉल्युबिलिटी के बारे में लिख लेते हैं। सॉल्युबिलिटी फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टी, पहला हम डिस्कस किए उनका फिजिकल स्टेट, ऑर्डर और कलर। सेकंड वी डिस्कस अबाउट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। thirdly we discussed about density and last है आपका solubility, 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 ठीक है। अब हमने ऑलरेडी solubility थोड़ा सॉल्यूशंस में पढ़ा है, जिन्होंने अटेंड करी क्लास solubility हमने वहां भी पढ़ा था सॉल्यूशंस में। वहां मैंने ये बताया था कि लाइट डिसॉल्व्स लाइट, इस टाइप का एक कंसेप्ट मैंने डिस्कस किया था, लाइट डिसॉल्व्स लाइट। हाँ, इसका क्या मतलब होता है, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, जितने भी पोलर सॉल्यूट्स हैं दे विल बी इजीली सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। जैसे कि NaCl आराम से डिसॉल्व हो जाता है पानी में, क्योंकि NaCl भी आयनिक है, पोलर है, और पानी भी पोलर है, तो पोलर पोलर में डिसॉल्व हो जाता है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। और नॉन पोलर के लिए वी नीड अ नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, बेंजीन एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। एसीटोन एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ये सब आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट हो जाएंगे। क्लोरोफॉर्म एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो हमको नॉन पोलर सॉल्यूट के लिए एक नॉन पोलर सॉल्वेंट चाहिए होता है डिसॉल्व करने के लिए, और एक पोलर सॉल्यूट के लिए पोलर सॉल्वेंट चाहिए होता है। ये हमने पढ़ा है, राइट। ये 11th में पढ़े थे और अभी 12th में भी सॉल्यूशंस में मैंने पढ़ाया है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, हमको पता है हेलोएल्केन्स पोलर है ना, हेलोएल्केन्स पोलर नेचर के है ना, पढ़े ना, नेचर ऑफ C बॉन्ड X बॉन्ड, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, पोलर नेचर के हैं। तो उसके अनुसार इनको पानी में सॉल्युबल होना चाहिए। अगर मैं ये कंसेप्ट याद दिलाऊं तो उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इनको सॉल्युबल होना चाहिए, बट ये उतने ज्यादा हाईली सॉल्युबल नहीं है, दे आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। देखो एक फैक्टर तो ये है पोलर पोलर, दूसरा फैक्टर है ये भी होना चाहिए कि कम से कम उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटे तो तब तो वो आपस में मिक्स होंगे ना। एक्चुअली में सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो सॉल्वेंट है उसके स्पेसेस में जाके आपका सॉल्यूट मॉलिक्यूल बैठ जाए, मतलब उनका वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटना चाहिए। वाटर मॉलिक्यूल के बीच का भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी। एक पानी का मॉलिक्यूल दूसरे पानी के मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डेड है, यहाँ पे तो O है ना, यहाँ पे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, समझ रहे। ये एक वाटर का मॉलिक्यूल और ये आपका दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल, और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है इन दोनों के बीच में। इसको पहले तोड़ेगा तब तो बीच में घुसेगा, समझ रहे। तो वो अट्रैक्टिव फोर्स ना आपका हेलोएल्केन तोड़ नहीं पाता है, इसलिए इट इज स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। स्पैरिंगली मतलब स्लाइटली, नॉट इन अ हाई क्वांटिटी, उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी नहीं होती इसकी। अपार्ट फ्रॉम दिस रूल, हमने ये रूल ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, राइट। और देखो इसमें even though haloalkanes and haloarenes are polar molecules, even though
हेलोअल्केन्स एंड हेलोअरीन्स आर पोलर मॉलिक्यूल, ये क्वेश्चन आता है ना कि ये दोनों पोलर है उसके बावजूद भी सॉलिबिलिटी कम क्यों है, ठीक है। तो इवन दो हेलोअल्केन्स एंड हेलोअरीन्स आर पोलर मॉलिक्यूल्स, still they are insoluble in water, still they are insoluble in water, still they are insoluble in water, full stop. If a haloalkane is to dissolve in water, अपन कंडीशन लिख रहे हैं कि अगर उसको डिसॉल्व होना है तो उसको क्या करना होगा। इफ अ हेलोअल्केन is to dissolve in water, अगर हेलोअल्केन को पानी में घुलना है, if a haloalkane is to dissolve in water, energy is required to overcome, energy is required to overcome, energy is required to overcome the forces of attraction, forces of attraction already existing between haloalkanes, एक हेलोअल्केन दूसरे हेलोअल्केन से भी तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्टेड है ना, तो उसको भी तोड़ना है और वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच का हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी तोड़ना है, तभी वो डिसॉल्व हो सकता है। क्या लिखे, इफ अ हेलोअल्केन इज टू डिसॉल्व इन वाटर, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू overcome the force of attraction already existing between haloalkanes and to break the hydrogen bonds, and to break the hydrogen bonds, and to break the hydrogen bonds, and to break the hydrogen bonds between water molecules, between water molecules. ठीक है, अब देखो वाटर मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन वाले कंपाउंड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगी, यही मैंने पीछे भी डिस्कस किया था ना, क्योंकि क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये आपके वाटर के साथ या हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकते, FO और N ही बना सकता है, इसलिए ये हेलोअल्केन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं बना पाएंगे आपके पानी के साथ। एक रीजन ना, कई बार अपन ये रीजन भी देते हैं कि क्यों आपका एक पर्टिकुलर अल्कोहल डिसॉल्व हो जाता है पानी में, इजिली मिसिबल है ना, आप कितना भी प्रपोर्शन ले लो, अल्कोहल एंड वाटर आर इजिली मिसिबल, उसका कारण है उनके बीच की हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर और अल्कोहल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है क्योंकि अल्कोहल के पास O है, OH, अल्कोहल के पास O है और वाटर के पास H है, तो इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है, दैट इज व्हाई इट इज इजीली मिसिबल विद वाटर। तो हम कई बार ऐसा रीजन देंगे कि कोई चीज उसके अंदर सॉल्युबल क्यों है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्यों नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, समझ रहे, ये कई बार रीजन होता है ऐसा कुछ क्वेश्चंस का सॉल्युबिलिटी के ऊपर या मिसिबिलिटी के ऊपर, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। फुल स्टॉप लगा के लिखना, लेस एनर्जी इज रिलीज्ड, लेस एनर्जी इज रिलीज्ड, less energy is released when new attractions are set up, less energy is released when new attractions are set up। जब भी कोई बॉन्डिंग बनती है ना या अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है हमेशा, ये मतलब हर बार के लिए ट्रू है। कोई अगर दो एटम मिलके बॉन्ड बना रहे हैं तो एनर्जी रिलीज करते हैं, हाँ उनको तोड़ना है तो एनर्जी देनी पड़ती है, फॉर ब्रेकिंग द बॉन्ड वी नीड टू गिव एनर्जी, बट व्हेन द बॉन्ड इज फॉर्म्ड एनर्जी इज रिलीज्ड। अब यहाँ पे एक हेलोअल्केन का मॉलिक्यूल आया, वाटर का मॉलिक्यूल भी आया, अब इन दोनों के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स तो बहुत वीक है, तो उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होगी, वही लिखे अपन, लेस एनर्जी इज रिलीज व्हेन न्यू अट्रैक्शंस आर सेट अप, समझ रहे हैं, बिटवीन द हेलोअल्केन एंड वाटर, बिटवीन द haloalkane and water, between the haloalkane and water, ठीक है। as a result haloalkanes and haloarenes are insoluble in water, as a result haloalkanes and haloarenes are insoluble in
वाटर, ठीक है, इनसॉल्युबल इन वाटर। हाँ, बट बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड इसमें आसानी से सॉल्युबल नहीं है, ठीक है। हाँ बेंजीन, ये सब आपके नॉन पोलर हो जाएंगे ना, ये पोलर में नहीं हो पा रहा है, नॉन पोलर में हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। तो हो सकता है, मतलब आप टेम्परेचर बढ़ा के देखो, प्रेशर बढ़ा के देखो, प्रेशर से, हाँ प्रेशर से भी हो जाएगा, लिक्विड लिक्विड है ना, हो जाएगा, तो हो सकता है। हाँ एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, बट अपने आप तो नहीं होगा, स्पॉन्टेनियसली नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालना, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स, इसको अपन अलग अलग पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हेलो अरीन्स नहीं देते और कुछ हेलो एल्केन्स नहीं देते हैं। तो हेलो एल्केन्स का अलग हेडिंग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज का, और हेलो एरीन्स का अलग हेडिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमें ना केमिकल प्रॉपर्टी 3 हेडिंग्स में पढ़नी है। जब मैं बात करूंगा केमिकल प्रॉपर्टीज की, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, है ना, एक प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और एक केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल प्रॉपर्टीज से थोड़े बहुत क्वेश्चन आने की उम्मीद रहती है, वो भी गिव रीजन टाइप के, जो अपन सारे रीजन सीख चुके हैं, या ऑर्डर में अरेंज करो, यही 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी से, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे सारे रिएक्शंस पढ़ेंगे अपन फिर से, कि हेलो अल्केन्स कैसे रिएक्ट करते हैं अलग अलग रिएक्टेंट्स के साथ। यहाँ पे अपन 3 बेसिकली प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। पहली प्रॉपर्टी होती है जो इनकी पेटेंट प्रॉपर्टी है, विच इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जब मैं हेलो अरीन की बात करूंगा तो यहाँ न्यूक्लियोफिलिक की जगह इलेक्ट्रोफिलिक आ जाएगा। हेलो अरीन्स क्या शो करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसी से तो अपन ने हेलो अरीन्स बनाया भी, बेंजीन में वो Cl ऐड हो रहा था ना इन द प्रेजेंस ऑफ लेवाइस एसिड, याद है ना, AlCl3 लिए थे, हाइड्रोजन कैरियर, वो रिएक्शन एक्चुअली में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही था। मैंने बताया भी था ना कि जितने भी हेलो, कहीं पे भी आप जहां देखते हो ना हर दिन वहां लिख लेना, कहीं पे भी जो चीज हर बार देखते हो घर पे भी, हाँ इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे। तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ जहां बार बार अपन देखते ना वहां पे कहीं ना कहीं एक जगह लिख लेना कि बेंजीन एंड इट्स कंपाउंड शो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो शो करेंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रोफाइल कहाँ ऐड होगा वो भी अपन उस दिन पढ़े थे, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, याद है। अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो आपके आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पैरा पोजीशन पे फेंकेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन पे फेंकेगा, ठीक है। तो ये आपका पहला रिएक्शन हम इसमें पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें 2 टाइप के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे, उसका नाम है, एक का नाम अपन SN1 बोलते हैं और एक का नाम SN2। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमॉलिक्यूलर, 1 and 2, यूनि एंड बाइ। ये आपका फर्स्ट हो सकता है, उसमें होगा ICSE में, ICSE में पढ़े होंगे, CBSE वाले नहीं पढ़े, ठीक है। चलो अच्छा है, जल्दी समझ में आया, ठीक है। सेकेंड कैटेगरी हम यहाँ पे पढ़ेंगे आपका एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन, ये हमारा सेकेंड कैटेगरी होगा। ये सिंगल रिएक्शन है, यहाँ पे अपन को 2 टाइप के रिएक्शन पढ़ने, दोनों के मैकेनिज्म अलग अलग है। SN1 कैसे होगा, SN2 कैसे होगा, वो पढ़ेंगे, ठीक है। और थर्ड टाइप का कैटेगरी यहाँ पे अपन पढ़ेंगे रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स, आपके जब हेलो एल्केन्स मेटल्स के साथ रिएक्ट करेंगे, आप लोगों ने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सुना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सुना तो होगा, क्या होता है उसका जनरल फॉर्म, RMgX। इसका कॉमन नेम होता है अल्किल मैग्नीशियम हालाइड। क्या बोलेंगे, अल्किल मैग्नीशियम हालाइड या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। TCP, 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 TNP होता है, TCP को नहीं सुना होगा, देखते हैं फुल फॉर्म बताना तो, ठीक है। RMgX, ये क्या है आपका, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो अगर आप देखोगे तो इसमें R है, इसमें X भी है और इसमें एक मेटल भी है, मैग्नीशियम इज अ मेटल। तो ये अपन इसके अंदर पढ़ेंगे कि कैसे एक हैलोजन, एक हेलो एल्केन मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाएगा। ये तो मैग्नीशियम के साथ तो बात हो गई,
और हम इसमें एक और मेटल के साथ बात करेंगे, वो है सोडियम। यही दो मेटल का डिस्कशन करेंगे। व्हेन वी टॉक अबाउट मेटल रिएक्शन, हम दो टाइप के रिएक्शंस, दो टाइप के मेटल के बारे में बात करेंगे, मैग्नीशियम एंड सोडियम। ठीक है, ये तीनों को नोट डाउन करो और कंटिन्यू करो नेक्स्ट क्लास में। बस तीनों के नाम लिखो, फिर फर्स्ट नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट। अगर अभी थोड़ा टाइम होगा तो एलिमिनेशन बता सकता था। चलो ठीक है, इसको दुख की बात हो रही है। क्या रिएक्शन? पूछे रो। और दूसरा क्या बोला? OMDL ऑक्सीमर्क्यूलेशन डीमर्क्यूलेशन पढ़ेंगे, आगे वाले भी पढ़ेंगे। तीनों के नाम लिख लो, अपन फिर नेक्स्ट क्लास में फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन चालू करेंगे। ये आप लोग किसी सीबीएसई वाले कोर्स में नहीं है रिएक्शन बोल रहा हूं। इनकी बुक में दिया होगा, जैसे इनकी बुक में प्रिपरेशन में एक हुंस-डिकर रिएक्शन भी दिया होगा, जिसमें सिल्वर यूज करके अपन करते हैं। ठीक है, ये लिख लेना तीनों नाम, है ना? ठीक है, देख लेंगे। ठीक है, SN1 का फुल फॉर्म है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर। वन स्टैंड्स फॉर यूनिमॉलिक्यूलर। ठीक है, इसके एक आध डाउट है, अगर आप लोग भी सुनना चाहो तो सुन सकते हो, क्वेश्चन अच्छे हैं, इसलिए अगर कोई रुकना चाहे तो रुक सकता है। इसके डाउट्स हैं पॉजिटिव के ना, सॉल्यूशन के डाउट्स हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन, हाँ फर्स्ट क्वेश्चन सुनना। वाई मोलर सॉल्यूशन ऑफ सोलर, यानी कि 1 मोलर, 1 मोलर समझते हैं ना? 1 मोलर का मतलब क्या होता है? 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये था मोलारिटी का डेफिनेशन, यही होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अगर किसी का मोलारिटी 1 है, इसका मतलब क्या होगा? उसका नंबर ऑफ मोल्स 1 है, उसका लीटर भी सॉल्यूशन का 1 है, तो 1/1 आपका आंसर 1 आएगा। और दूसरा पूछा है, एक है 1 मोलार सॉल्यूशन। 1 मोलार सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? यहां पे भी सॉल्यूट 1 मोल ही है, बट नाउ इट इज डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, नॉट सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है क्या? तो ये दोनों आपके पास है। क्वेश्चन पूछा है कि 1 मोलार is more concentrated than 1 molar। मोलार और मोलार दो चीज बोल रहा हूं ना, 1 मोलार एंड 1 मोलार, ये ज्यादा कंसंट्रेटेड है, ये बोल रहा है। वाई? उसका रीजन देखो क्या होगा, दोनों में सॉल्यूट तो क्वांटिटी सेम है, 1 मोल 1 मोल, बट अब देखो ये 1 मोल 1 लीटर सॉल्यूशन में है, बट ये 1 मोल 1 किलो सॉल्वेंट में, मतलब इसमें सॉल्यूशन में सॉल्यूट तो कंसिडर किया ही नहीं, मतलब इसका ओवरऑल वॉल्यूम ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन में। मान लो दोनों जगह पानी लिया मैंने, दोनों जगह क्या लिया मैंने? पानी। तो ये तो पूरा 1 लीटर सॉल्यूशन होगा, और ये क्या होगा? 1000 ग्राम पानी, मतलब ये अपने आप में ही 1 लीटर पानी तो हो ही गया, ऊपर से सॉल्यूट डालोगे तो वॉल्यूम और बढ़ेगा। तो एक ऐसा समझो कि आपके पास 2 लीटर की बोतल है, आपके पास 1 लीटर की बोतल है, आपके भी पानी पूरा भरा हुआ, आपके भी पानी पूरा भरा हुआ, दोनों में 1-1 चम्मच शक्कर डालो, तो कौन सा ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा? ये बात समझ गए ना? इसमें सिर्फ सॉल्वेंट की बात कर रहा है, इसलिए इसका कंसंट्रेशन कम होगा, क्योंकि अभी इसमें जब अपन सॉल्यूट भी डालेंगे तो ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो कंसंट्रेशन इसका कम होगा। क्लियर है? ठीक है, एक क्वेश्चन था, आगे सॉल्यूशन चार्ट। एक क्वेश्चन था कि हाउ कुड यू रिमूव द हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट लेयर ऑफ द एग। एग शेल जो होता है ना, एग शेल सुने ना, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। विनेगर मतलब एसिड, हाँ कोई भी एसिड में डिसॉल्व करो तो वो कैल्शियम कार्बोनेट हट जाएगा। ये पहले का क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि पूछा है कि हाउ कुड यू रिमूव द हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट लेयर ऑफ द एग विदाउट डैमेजिंग इट्स सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो आपको वही कैल्शियम कार्बोनेट को हटाना है, तो आपको कोई एसिड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे ये हट जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है इसी का,
कैन दिस एग बी इंसर्टेड इनटू अ बॉटल विथ नैरो नेक, मतलब जिसमें पानी पी रहा है ना उसके अंदर भी अंडा डाल सकते हैं, अंडा डाल सकते हैं, ठीक है। कैसे डालेंगे, अंडा तो बड़ा है तो कुछ, हाँ नहीं हीट नहीं करेंगे, कुछ ऐसा करें कि उसका पहले श्रिंक हो जाए, वो अंदर जाके उसको बड़ा कर देंगे। कैसे करेंगे, थोड़ा सा हवा निकाले, हवा भरे उसको। हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस, ये क्या कराएंगे, एक्सोऑस्मोसिस एंड एंडोऑस्मोसिस। आप अंडे को लो और एक नमक वाले सॉल्यूशन में डाल दो, तो नमक, वो अंडे में से जितना भी पानी होगा ना वो सब बाहर आ जाएगा, अंडा श्रिंक हो जाएगा, और फिर उसको अंदर डाल दो, और वो वाटर जिस बॉटल में डाल रहे हो ना उसके अंदर पानी डाल देना ताकि अंडा फिर से बड़ा हो जाए। तो अंडा डाल दोगे फिर निकलेगा नहीं, फिर वो नहीं निकलेगा, फिर बॉटल तोड़नी पड़ेगी। आप फिर से सॉल्यूशन डाल दो, श्रिंक हो जाएगा। आ सकता है, पर अगर नेक नैरो होगा, साइज ही बड़ा है एक का, तो कैसे निकलेगा वो। मतलब तो ये बात कर रहा है कि रोड इतनी सी है उसमें तार निकालना है, जबकि उसमें जगह साइकिल निकालने की है, कितना भी फूक मारो नहीं निकलेगा। तभी कितना कितना अपन कंप्रेस कर लेंगे, स्ट्रेन कर लेंगे, उसका साइज डिफॉर्म नहीं करना है, एग नहीं टूटना चाहिए, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन था, कटिंग अनियन टेकन फ्रॉम फ्रिज is more comfortable than cutting the onion at room temperature, explain why। देखो प्याज काटने से आंसू क्यों आते हैं, उसका कारण है कि आप प्याज काटते हो तो उसके अंदर कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो आपके आंख के अंदर एक ग्लैंड होता है, उसमें से उसको इरिटेट कर देते हैं ग्लैंड को, तो ऑटोमेटिकली उस ग्लैंड से पानी निकलने लगता है जिसको अपन टीयर बोलते हैं, ठीक है। तो अगर एक रूम टेम्परेचर में आप रूम टेम्परेचर वाला प्याज है उसको काट रहे हो तो उसका वो जो कंपाउंड है ना वो जल्दी वेपराइज होगा, एयर में मिक्स होके आपके आंखों तक पहुंचेगा। पर वो जब ठंडा होगा तो हमने पढ़ा ना वेपर प्रेशर जो है वो टेम्परेचर के साथ बढ़ता है, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करोगे तो वेपर प्रेशर कम होगा। तो यहाँ ठंडा कर दिया अपन ने प्याज को तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वो जो कंपाउंड वेपराइज होकर निकल रहा है वो धीरे धीरे निकलेगा या कम निकलेगा। तो एक तरीका ये हो सकता है कि अपन जब प्याज काटे तो ठंडा प्याज काटेंगे तो कुछ नहीं होगा, पानी में भी डाल दोगे तो पानी में वो जो केमिकल कंपाउंड है ना वो थोड़ा सा बाहर आ जाता है, तो अल्टीमेटली वो कट करते समय उतना बाहर नहीं आएगा। और दूसरा चीज होता है कि आप एकदम शार्प एज वाला नाइफ लोगे ना तो भी नहीं आंसू आता है। आप लोग जनरली देखोगे जब रेस्टोरेंट्स में या जो ठेले वेले में रहते हैं लोग कितने जल्दी काटते हैं ना प्याज, उन लोग की आंख से आंसू नहीं आता क्योंकि उनका जो धार रहता है ना वो नाइफ का वो बहुत ज्यादा तेज होता है। तो जब वो कट करते हैं ना तो सेल डैमेज नहीं होते हैं अनियन के। अगर आप कट करते समय सेल ज्यादा डैमेज होंगे ना तो वो कंपाउंड ज्यादा निकलेगा, ज्यादा वेपराइज होगा। वो कंपाउंड का नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है, थोड़ा एल से कुछ स्टार्ट होता है वो कंपाउंड, आप लोग सर्च करना चाहिए, ठीक है। कि व्हाट इज द कंपाउंड व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर टीयर फॉर अनियन या फॉर टीयरिंग इन अनियन, कुछ ऐसा कुछ करके सर्च मारना, उस कंपाउंड का नाम देखना क्या होता है, ठीक है। और वो कंपाउंड जो है आपका क्या बता रहा था मैं अभी, नहीं अभी लास्ट वन का, हाँ नाइफ वाला। तो अगर आप शार्प नाइफ से कट करोगे ना तो सेल्स डैमेज नहीं होंगे ज्यादा, तो वो कम निकलेगा, वो कंपाउंड कम निकलेगा एयर में, ठीक है। चलो थैंक यू। देखे क्या कुछ है नहीं, उसके पहले कंपाउंड क्या है, ये तो एलिलिक सल्फ्यूरिक बनता है, नहीं वो एंजाइम्स भी बाद में आएगा। कंपाउंड का नाम है हाँ लैक्रिमेटर, इसलिए वो ग्लैंड का नाम भी ना लैक्रिमल ग्लैंड है, जो अपनी आई का जो ग्लैंड है ना उसका नाम है लैक्रिमल ग्लैंड और उस कंपाउंड का नाम है लैक्रिमेटर, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू तानिया, बाय बाय।